नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में पिछली बार हमने बात की थी कि क्या एनडीए 400 के पार जा पाएगा। जैसा कि नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि इस बार 400 पार जाना है एनडीए को और बीजेपी को 370 के पार जाना है। इस हफ्ते हम बातचीत करेंगे कि क्या कांग्रेस कितने के पार जा पाएगी, कितनी सीटें इस बार उसको मिल सकती है। अगर बीजेपी एक तरफ 370 की बात कर रही है या एनडीए को 400 पार जाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस कहां तक पहुंच पाएगी। इस बारे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, आपका स्वागत है बहुत बहुत। वेरी मच मिलिंद। नमस्कार। नमस्कार। तो राज बार राजदीप हम बातचीत कर रहे हैं, उसका आधार आपने जो हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा था पिछली बार कि अब की बार 54 पार, कि क्या कांग्रेस पार्टी 54 के पार जा पाएगी। और मैं ये दर्शकों को बता दूं कि 2014 में 44 सीटें आई थी, 2019 में 52 सीटें आई थी और अब 54 की बात राजदीप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 54 सीटें या 10% सीटें जब मिलेंगी तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को मिल सकता है। तो राजदीप, ये 54 के पार जो है, एक तरफ 400 पार और एक तरफ 54 पार, ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है मिलिंद कि जब मैंने ये लेख लिखा और कहा अब की बार 54 पार एक सवाल के साथ, तो एक कांग्रेसी ने मुझे फोन किया और कहा यार ये क्या है? आपको लगता है कि हम केवल इतनी छोटी पार्टी बन गए हैं कि हम 54 भी नहीं पार कर सकते? तो मैंने कहा देखिए, पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को 44 और 52 मिली है। तो 54 जो नंबर है उससे आप विपक्ष के नेता भी बन सकते हैं और मैंने 54 एक बेस फिगर रखा है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने वाकई आंकड़ेबाजी की मिलिंद, मैंने देखा कि केरल और कुछ हद तक तेलंगाना, ये दो राज्य है जहां आज की तारीख में ऐसा लगता है कि कांग्रेस डबल डिजिट में रह सकती है, यानी 10 से ज्यादा। बाकी आप देश भर में देखिए, विशेषतर हिंदी भाषिक राज्यों में क्या ऐसी कोई स्थिति आपको नजर आती है आज जिसमें कांग्रेस को डबल डिजिट मिल सकते हैं? और जब आप फिर वो आंकड़े करते हैं तब ऐसा लगता है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा अपनी सीटें मिलनी पड़ेगी। उसके बाहर जब आप जाए तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी नजर आती है कि कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगा 54 भी पार करने के लिए। हाँ, अगर कोई बदलाव आ जाए अगले 2 महीनों में तो कुछ भी हो सकता है और फिर कांग्रेस के आंकड़े कौन जाने कहां 75 पार हो, 100 पार हो, जो अलग-अलग नंबर लोगों के सामने रखे जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो बेस फिगर कांग्रेस की इस समय लगती है वो वही लगती है जो 2019 में लगी थी कि 50 और 60 के बीच में कांग्रेस की गाड़ी रुक सकती है। और ये केवल मैंने जो जमीन से जो जुड़े हुए रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की है, कहीं से ऐसी खबरें नहीं आ रही है। कर्नाटक में भी मिलिन, जहां पिछली बार कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी लेकिन कर्नाटक में विधानसभा में उनकी सरकार बनी है, वहां भी जो वहां के जानकार है वो कह रहे हैं कांग्रेस को 10 सीटें पार करना कर्नाटक में आज की तारीख में मुश्किल हो सकता है। यानी केवल 2 राज्य हैं, केरल जहां उनकी टक्कर लेफ्ट से है जो इंडिया अलायंस का एक भागीदार है, और तेलंगाना जहां लगता है कि कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में पाया जा रहा है। इन 2 राज्यों के आगे आप मुझे बताइए कौन से राज्य में आज हम बिल्कुल कोई ठोस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो इसी वजह से मैं समझता हूं आज की तारीख में कांग्रेस उसी नंबर पर लग रहा है जो पिछली बार मिला था। हालांकि कौन जाने अगले 2 महीने में क्या होता है, कैसी स्थिति बदल पाती है, खास करके क्योंकि कांग्रेस अब अलायंसेस कर रहा है, जैसे दिल्ली में किया है और जैसे महाराष्ट्र में होने जा रहा है, उससे जरूर कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति वही नजर आती है जो 2019 में थी। नहीं, और राजीव, जो की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी जो 52 सीटें आई है उसमें से मैंने अभी कैलकुलेशन किया कि 31 सीटें तो सिर्फ 3 राज्यों से आई है, केरल, तमिलनाडु और पंजाब। तो उसमें अगर केरल और तमिलनाडु में वो मान लीजिए रिटेन भी कर लेते या थोड़ा गेन भी कर लेते, पंजाब में आशंका है कि उनकी सीटें कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो 54 पार है ये भी जब चैलेंजिंग लग रहा है तो इसकी एक वजह ये है कि इन सीटों में, और मैंने एक दूसरा भी हिसाब लगाया राजीव, की जो अगर ये जो इन 3 राज्यों में कुल मिला के 72 सीटें, मतलब 72 में से कांग्रेस ने 31 सीटें ले ली थी, यानी बाकी देश भर में 2019 में जो 471 सीटें हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली। मतलब जो
पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व के राज्य हैं या उत्तर भारत या पश्चिम भारत में, तो मतलब कांग्रेस का जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ अब एक साउथ इंडिया में रह गया है। लेकिन मैं राजीव, अब ये इंडिया टुडे का जो एमओटीएन आया था, जो मूड ऑफ द नेशन आया था, हालांकि उसको भी आकर 1 महीना हो गया, तो उसमें अनुमान ये था कि 71 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। और जो राज्य आप कह रहे हैं जहां गेन होने की संभावना है, तेलंगाना हुआ या केरल हुआ, उसके अलावा एक जो बड़ा राज्य जहां पर उनको 11 सीट का फायदा दिखाया गया था वो महाराष्ट्र है। तो आपको लगता है कि मतलब ये अगर ये 54 के पार जाना है तो वो तभी हो सकता है जब महाराष्ट्र में उनको 10 या 11 सीटें मिले। तो ये अब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, दो बातें। एक तो महाराष्ट्र का लेते हैं। उस राज्य को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वहां 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से आपको इस बार शिवसेना को भी सीट देने हैं और एनसीपी को भी देने हैं। तो कांग्रेस लड़ेगी तो लड़ेगी कितनी? ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस लड़ेगी महाराष्ट्र में, अगर अलायंस हो जाए। और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहु जन आघाड़ी भी है, उनको भी 2-3 सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी इस समय इस अलायंस के साथ जो है जोड़ने की बात हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कितने 20 सीटें लड़ेगी 48 में, बाकी आपको सभी बाकी पार्टियों को देना पड़ेगा। तो 20 से 22 सीटों में से क्या आप आधी सीट ला पाएंगे? विदर्भ में जरूर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, वहां सीटें आ सकती है। लेकिन क्या मुंबई जैसे शहर में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है? मुझे वो नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है कि विधानसभा और लोकसभा में महाराष्ट्र में फर्क पड़ सकता है। अगर विधानसभा चुनाव हो तो जरूर कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन लोकसभा में जहां मोदी फैक्टर हावी हो सकता है, वहां मुझे आशंका है कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आ सकती जितनी वो सोच रही है। 10-12 सीटें आना इस समय केवल कांग्रेस को शायद मुश्किल होगा। फिर आप लीजिए इतर राज्य, जहां आपने कहा केवल 21 सीटें आई है, वहां कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस का ग्राफ वाकई बढ़ रहा है? हाँ, हरियाणा में उनको उम्मीद है कि पिछली बार उनका सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार कुछ सीटें आ सकती है। लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि कोई मैसिव ग्रोथ है। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, वहां भी जो कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, वो उनको अलायंस में मिली थी, जहां डीएमके के साथ उनका अलायंस था, तो डीएमके वहां मेन पार्टनर था। केरल में जरूर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था कांग्रेस का, लेकिन इस बार लेफ्ट उनको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। जो खबर है, आपको एक बड़ी खबर दे सकता हूं, जो खबर हमें आ रही है कि हो सकता है राहुल गांधी इस बार केरल से ना लड़े। लेफ्ट उन पर दबाव डाल रहा है कि आप इस बार इंडिया अलायंस में हैं, और इंडिया अलायंस के दो जो प्रमुख दल है, कांग्रेस और लेफ्ट, अगर आमने सामने आ जाए केरल में, तो मैसेज क्या जाएगा? आप उसके बजाय आप तेलंगाना या कर्नाटका से चुनाव लड़िए। और कुछ लोगों ने मुझे कल रात को कहा कि शायद राहुल गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार, जहां कांग्रेस की स्थिति, जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी नजर आती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी कुछ ही राज्यों तक सीमित है। एक जमाने में पूर्वोत्तर में कांग्रेस हावी हुआ करती थी, अब उनकी स्थिति बताइए कैसी है? आप बंगाल लीजिए। बंगाल में क्या कांग्रेस 2 या 3 सीट के आगे जा सकती है? मुझे नहीं लगता। एक एक अब उनको कितनी 17 सीटें दी गई है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के खुद नेता कहते हैं हमारी क्षमता 8 से 10 सीटों से ज्यादा नहीं है लड़ने के लिए, हमारे पास उतने मजबूत कैंडिडेट्स भी नहीं है। तो ये माहौल जो आप बिहार लीजिए, बिहार में कांग्रेस क्या नंबर 1 पार्टी नहीं है, वहां आरजेडी नंबर 1 पार्टी है। तो कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी? लड़ते लड़ते कितनी सीटें लड़ेगी बिहार जैसे बड़े राज्य में? तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, मुझे अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस का ग्रोथ होगा तो होगा कहां। मैं केवल आंकड़ों पर जा रहा हूं। मैं ये इस पर परसेप्शन क्या है, माहौल क्या है, वो बात अलग है। मैं केवल आंकड़ों पर जा रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, आपने देखा क्या, और वो विधानसभा में, जहां मोदी फैक्टर भी इतना हावी नहीं था। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, एक में छिंदवाड़ा में, जहां कांग्रेस पिछली बार जीती थी, वहां भी बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस को तोड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। तो इस माहौल में मिलिंद, ये जो 54 का आंकड़ा मैंने रखा है, आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिगर, कि कम से कम 54 तो पार करे, ताकि आप विपक्ष के नेता पद तो बन सके पार्लियामेंट। नहीं तो राज्य खबर दी, मैं उस पर वापस जाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हो सकता है कि इस बार केरल से ना लड़े और कर्नाटक या तेलंगाना से लड़े। तो फिर अमेठी और रायबरेली में क्या हो सकता है? क्योंकि जो जो सर्वे आए हैं, जो
कल ही एक इंडिया टीवी का सर्वे आया कि 2 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मिलेगी और वो दोनों समाजवादी पार्टी को मिलेगी। मतलब अमेठी और रायबरेली भी कांग्रेस हार जाएगी, पिछली बार जैसे रायबरेली में जीत गई थी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई नॉर्थ इंडिया में कहीं पर चुनाव नहीं लड़ेंगे वो? प्रेशर राहुल गांधी पर यह है कि आप एक सीट दक्षिण से लड़िए, कर्नाटक या तेलंगाना, दूसरी सीट उत्तर प्रदेश से आपको लड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे, आप कैसे अपने सैनिकों को एक तरह से प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो जरूर प्रेशर दबाव है राहुल गांधी पर कि अमेठी या रायबरेली लड़िए। पर आपने देखा होगा जब क्रॉस वोटिंग हुई अभी उत्तर जी। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में, उसमें से जो कई जो समाजवादी पार्टी, 2 से 3 मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो विधायक है विधायक जिन्होंने थे। क्रॉस वोट किया, वो रायबरेली से है। जी। यानी रायबरेली में भी स्थिति कोई मजबूत नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी की, ना ही कांग्रेस की। आप अमेठी लीजिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली विधानसभा में अमेठी से, और राहुल गांधी ने कोई ऐसा कोई लगातार प्रयास भी नहीं किया है कि हाँ मैं हार गया, 5 साल पहले मैं लगातार जाता रहूंगा। अमेठी कहाँ जा रहे हैं? तो लड़ना तो पड़ेगा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जिस तरह से, और आंकड़े भी ये दिखा रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, और जो जमीन से भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आज 70 पार तो है ही उत्तर प्रदेश में, वो 70 पार के पोजीशन से शुरू हो रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस को 1-2 सीटें आ सकती है? जरूर लड़ना तो पड़ेगा मुझे। अगर मैं राहुल गांधी का कोई सलाहकार होता तो मैं जरूर कहता, देखिए आप भाग नहीं सकते अमेठी या रायबरेली से। पिछली बार जैसे ही राहुल गांधी ने दूसरी सीट लड़ी वायनाड से, एक प्रचार शुरू हुआ बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्थिति उनकी नाजुक है। तो इस माहौल में उनको मुझे लगता है 2 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, एक नॉर्थ इंडिया से, एक साउथ इंडिया से। और कहीं ना कहीं उनको तैयार होना पड़ेगा कि अभी तक उनकी हालत हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की सुधर नहीं पाई है। अभी तक उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल इट इज अ इट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, आप कह सकते हैं। वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में उत्तर भारत में है। राजीव, अभी जो आपने ज़िक्र किया कि उत्तर प्रदेश में अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए, तो उसमें मनोज पांडे जो उनके सचेतक थे, विप थे, वो रायबरेली से ही आते विधायक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने मतलब पाला बदल दिया। और 2 विधायक और हैं जो कि अमेठी के जो पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ से आते हैं, वो भी जाते रहे। तो ये जो समाजवादी पार्टी में जो बगावत हुई उसका नुकसान एक्चुअली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन राजीव, मैं अब वापस पुराने सवाल पे लौटता हूँ कि पिछले साल जब ये अलायंस बना था तो कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि हम तो 100 सीटें भी ले आएंगे या 125 सीटें भी ले आएंगे, तो हम बीजेपी को 272 से रोक लेंगे। ये उनका मतलब, कभी भी जैसे मान लीजिए 2014 में मोदी ने कहा था कि मैं 273 पार करूंगा, लेकिन कांग्रेस की एम्बिशन जो रही है वो 100 सवा 100 सीटों की रही है कि इतने में हम लोग बीजेपी को 272 पार करने से रोक लेंगे। तो वो भी आपके हिसाब से पिछले 6 महीनों में कहाँ गड़बड़ हो गई? मतलब वो जो 100 सीट या सवा 100 सीट की बात थी, वो अब बिल्कुल गायब हो गई और बात 54 पर आ गई है। देखिए, दो तीन चीजें हुई है मिलिंद। एक तो जो दिसंबर के चुनाव हुए, जब कांग्रेस तीनों हिंदी भाषिक राज्यों में हारी, जिसमें 2 में उनकी सरकारें थी, वो एक बड़ा सेटबैक था। मुझे लगता है कांग्रेस को यकीन था कि कम से कम हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे। राजस्थान में तो हर 5 साल सरकारें बदलती है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से माहौल कर्नाटक की जीत के बाद बना है, उसमें मध्य प्रदेश में भी उनको फायदा होगा। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक थकावट है या विद्रोह है, और वो कांग्रेस जीत पाएगी। अगर आप किसी कांग्रेस को पिछले साल जुलाई अगस्त में बात करते तो ये यही कहते, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम दोनों जीत रहे हैं। जब तीनों में हार होती है और मध्य प्रदेश में बड़ी हार होती है, तो कांग्रेस का मनोबल मुझे लगता है उत्तर भारत में बहुत कम हो गया है, और उसे रिकवर करना इतना आसान नहीं है। देखिए, कांग्रेस वो ऐसी पार्टी है जो संगठन की पार्टी तो वैसे ही नहीं है, वो नेताओं की पार्टी है। और जब नेता खुद हार जाते हैं और उनका मनोबल कमजोर होता है, तो वो पूरे सिस्टम में चला जाता है। तो आम आम कांग्रेस वर्कर जो है, उसको लगता है आना ही, जब बीजेपी कहती है आएगा तो मोदी ही, तो कांग्रेसियों को भी लगता है ये होने ही वाला है। जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि हम 370 सीट लाएंगे, बीजेपी 400 सीट पार कर पाएंगे, तो कांग्रेस में जो माहौल मुझे लगता है वो एक
अविश्वास का माहौल है, उनमें विश्वास नहीं है कि वो वाकई 100 सीट पार कर सकते हैं। तो एक वो 3 राज्यों के डिफीट के बाद, दूसरा जिस तरह का कांग्रेस संगठन बन गया है, उसमें डिसीजन जो होते हैं, वो समय पर नहीं होते, और अगर होते हैं तो कभी-कभी गलत होते हैं। आपने देखा हिमाचल में क्या हुआ। अब आप सोचिए एक ऐसे राज्य में जहां आपके 68 में से 43 आपके विधायक हैं, 40 आपके, 3 इंडिपेंडेंट्स, और आप अपने कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं कर पाते जब उसको उनको केवल 35 सीटों की जरूरत है। यानी क्रॉस वोटिंग की जो उम्मीद थी, उनको मैंने अभिषेक मनु सिंघवी से 2 हफ्ते पहले बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, 1-2 सीटों पर 1-2 विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, और सरकार अब खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। तो कांग्रेस में वो स्ट्रेटेजी में भी एक कमी रही है। जब आप 100 सीट कहते हैं, केवल टेबल पर बैठ के आप 100 सीट नहीं ला सकते ना, आपको जमीन पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी यात्रा पर गए हैं। अब इस यात्रा पर एक ऐसे समय पर गए हैं जहां कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, रणनीति आपको तय करनी है। अब कोई यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में कौन है जो वो रणनीति को परफेक्ट कर सकता है कि किसके साथ कौन कैसे बात करेगा। अब मुकुल वासनिक ने आम आदमी पार्टी से बात करके एक समझौता किया है, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि दोनों पार्टियों का साथ आना वाकई दिल्ली की स्थिति बदल देगा। तो स्ट्रैटेजी के लिए किसको किस सीट से लड़ाना है, इन सब बातों पर कांग्रेस थोड़ा लेट हो गई है। और इसी वजह से एक तरफ बीजेपी पूरी रणनीति से पिछले 1 साल से उन 161 सीटों पर फोकस कर रही है जहां वो नंबर 2 या नंबर 3 थी, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, ऐसा नजर आता है मुझे कि वो बहुत पीछे रह गई है इस लड़ाई में। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि उनकी जो सिस्टम है, कांग्रेस की जो सिस्टम है, वो बड़ी स्लो है, ढीली पड़ गई है, और इसी वजह से मुझे लगता है 100 सीट पार करना बहुत मुश्किल हो गया है कांग्रेस के लिए, मिलिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमें समझाने के लिए। और जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक तरफ बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और कांग्रेस को पता नहीं कि वो कितने के पार जाएगी। और इस समय संघर्ष इतना है कि पिछली बार का जो उसका नंबर था 52, उससे वो आगे रह सकती है या पीछे नीचे भी जा सकती है। तो इस जी। ये जो राम मंदिर का फैक्टर है, हमने इस पर चर्चा भी की थी न्यूज तक पर एक बार आपसे, जी मिलिंद जी। जी, कि जब कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम उस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में नहीं जाएंगे, तब उस समय एक ऐसा एक एक डेंजर, एक खतरा तो था ही कि बीजेपी इसको लेकर इसको भुनाएगी और मैसेज देगी कि कांग्रेस जो है वो राम के साथ भी नहीं है। और ये मैसेज बीजेपी लगातार दे रही है। जो मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे कहा कि हिमाचल में भी इस मैसेज के जरिए कई लोगों को कन्विंस किया गया, देखिए कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, कोई कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ आ जाइए। देखिए, एक तो है कांग्रेस की कमजोरी, और दूसरी तरफ है बीजेपी की मजबूती। बीजेपी अब साम दाम दंड भेद कहिए या कांग्रेस की जो असमंजस की स्थिति है उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश कर रही है। जितना उनको फायदा हो सके उस वो फायदा लेने की कोशिश कर रही है। तो दोनों, मुझे लगता है दोनों ये जो दोनों तरफ दोनों सोच है, एक कांग्रेस की कमजोरी और अविश्वास, और दूसरी तरफ बीजेपी का जो मनोबल बढ़ा है, पहले तो असेंबली जीत के बाद, और दूसरा राम मंदिर के बाद, और ये जो मोदी की गारंटी का जो उन्होंने प्लान देश भर में फैलाया है, उससे कांग्रेस कहीं मुझे लगता है एक तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। आपने अलायंसेस कर दिए हैं, लेकिन इन अलायंसेस का कितना जमीन पर असर होगा, एक एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है, मिलिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गारंटी शब्द है ये कांग्रेस ने शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, कर्नाटक में या बाकी मध्य प्रदेश में। और अब ये मोदी की गारंटी हो गई है और वो बड़ी गारंटी, बहुत पक्की गारंटी बताई जा रही है। तो राजदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक सभा में जुड़ने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि अगले 8 से 10 दिनों में ये संभावना है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और हम हर हफ्ते इसी पर बातचीत करते रहेंगे कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे है, कौन पीछे है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।